अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर कर चुके हैं। इसके अलावा कवर पेज से लेके एक्नॉलेजमेंट तक हर चीज़ जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज रेडी किया था, चैप्टर नंबर 3 का भी हम लोग बिल्कुल वैसा ही रेडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी वैसा रेडी कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए हमें 3 मेथड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास, हम लोग फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के थ्रू जो है अपनी कॉस्ट निकालते हैं, या तो हम लोग जितने भी हमारे पास्ट में जो प्रोजेक्ट हमारे सीनियर्स के गुजरे हुए हैं, या हम लोग उनके प्रोजेक्ट को देखकर एस्टिमेशन लगाते हैं, या फिर हम लोग एक मॉडल जिसको कोकोमो मॉडल कहा जाता है उसका यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इजी एंड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है वो हमारे पास फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है, जिसका हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये लाइन लिख लेनी है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग उसकी ओवरऑल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरह करके जो है वो आपने लिखना है। फिर हम लिखेंगे कि हम लोग इसके लिए फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड जो होता है अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग कोई भी एग्जैक्ट चीज नहीं लिख रहे होते, उसके अंदर हम लोग एस्टिमेशन ही लगा रहे होते हैं, और उसी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स गिवन है, यानी आपको इस फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के लिए 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का पता होना जरूरी होता है। और फिर उन कंपोनेंट्स के अंदर कितनी अमाउंट में आप लोगों के पास जो है वो आपके, यानी वो सारे कंपोनेंट्स के अंदर के जो डाटा होता है वो कितनी अमाउंट में आपके पास गिवन है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया उसकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 कंपोनेंट है उनमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स आ जाती हैं, उसके बाद एक्सटर्नल इंक्वायरीज आ जाती हैं, आ जाती हैं, और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स आ जाती हैं जो कि आपकी डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं, एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये आप लोगों ने कैसे लिखनी है, ये आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को देके लिखनी है। जैसे हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल इनपुट्स की तरफ, तो ये वो इनपुट होते हैं जिसमें यूजर या एडमिन अपने डाटा को एंटर करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यूजर और एडमिन दोनों साइन अप कर सकते हैं, दोनों साइन इन भी करते हैं, यूजर की प्रोफाइल भी हो सकती है, जो यूजर है वो अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता है, या कोई भी रिक्वेस्ट भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ये मैंने कोई टेम्पलेट लिया है तो उसके लिहाज से उसकी ये है। ठीक है, आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे यूजर जो है वो अपना ऐड टू कार्ट कर सकता है अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की बना रहे हैं, या अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट है तो वो किसी बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो आप इस तरह करके जो है वो अपने एक्सटर्नल इनपुट्स लिखेंगे जितने आपके प्रोजेक्ट में हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल। यहाँ पर देखिए 5 इनपुट्स हैं, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स के आगे 5 लिख दिया। उसके बाद वो आउटपुट, जैसे एक तो हमने इनपुट के तौर पे काम लिया, और एज अ आउटपुट हमें क्या मिल सकती है वो देखते हैं। जैसे साइन अप करने पे हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। साइन इन करने से अगर हमारा पहले से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इजीली साइन इन भी कर सकते हैं, और ये दोनों तरफ से है, एडमिन और यूजर दोनों साइड से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप जो यूजर है वो कंपनी की लिस्ट को भी देख सकता है, या ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि आप क्या आउटपुट शो कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट थी वो टोटल 5 थी, तो यहाँ पर भी उसने आउटपुट भी, एक्सटर्नल आउटपुट भी 5 ले ली। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ। आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अपने जो जीपीटी है उसके अंदर डालें और उसको बताएं कि मैंने प्रोजेक्ट कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है वो लिखना है, तो मुझे उसके अंदर फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस का यूज करना है। फिर वो आपको 5 कंपोनेंट बताएगा, और कहना कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे उन सबके एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, एंड देन जितने भी आगे लॉजिकल फाइल्स एंड इंटरफेस फाइल्स होती हैं ये मुझे तुम दो। ठीक है, आपको जीपीटी इजीली और अच्छे वे में दे सकता है, हाँ वो गलतियां भी करता है। ठीक है, वो आपने खुद ठीक करनी है। लाइक मैंने अपने प्रोजेक्ट
के लिए जीपीटी से लिखवाया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ, मिस्टेक्स की हुई थी जो कि अच्छी नहीं थी, ठीक है? आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल इंक्वायरीज़ आती हैं, जैसे साइन अप है, साइन इन है, नोटिफ़िकेशंस है, यूज़र प्रोफाइल है। इस तरह करके ये इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग जो है उसको जीपीटी से ईज़िली लिखवा सकते हैं। फिर भी अगर किसी को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इस तरह की चीज़ें लिखवानी है, तो देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो आप मुझे जीमेल पे जो है वो दें, मैं आपको ये लिख कर दे दूँगी, ठीक है? यानी इस तरह का एक पीडीएफ बनाकर आपको मैं दे दूँगी। उसके बाद आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल, ठीक है? लॉजिक फाइल्स में मैंने आपको बताया कि आप लोगों की जो डेटाबेस से रिलेटेड आते हैं वो आता है। अब इस प्रोजेक्ट में उन्होंने डेटाबेस से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, तो उसमें मैं फायरबेस का यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ, फायरबेस का रियल टाइम वाला डाटा जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँगी। उसके बाद एक एक्सटर्नल इंटरफ़ेस फाइल देखिए, जैसे स्प्लैश स्क्रीन है, ई-कार्गो ऐप इंटरफ़ेस है, इस तरह करके आपने ये सारे कंपोनेंट्स और उनके जितने भी अमाउंट में डाटा है वो आप लोगों ने लिख लेना है या लिखवा लेना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? अब मैंने आपको ये बता दिया ये कैसे लिखना है, तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी रियल कैलकुलेशन की तरफ। एक बात याद रखनी है स्केलिंग की, जब यानी देखिए, जब हम लोग सेमेस्टर वाइज़ आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर 0 पे बात करें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम किसी सेमेस्टर में आए ही नहीं है, तो 0 है, मतलब कोई किसी काम के नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे 1, ठीक है? इंसिडेंटल, इसमें होता है कि कोई हादसाती तौर पे कोई चीज़ अंदर ऐड होना ज़रूरी होती है, ठीक है? लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये एक्सीडेंटली जो होता है हमारे सिस्टम में आती है। उसके बाद आता है मॉडरेट, यानी इसके आने के थोड़े से चांसेस रह सकते हैं। उसके बाद एवरेज, इसके आने के एवरेज यानी हम इसको ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उसके बाद आता है फोर्स सिग्निफिकेंट, यानी ये ज़रूरी होता है, ठीक है? इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट में। उसके बाद बात करेंगे एसेंशियल, यानी कि ये चीज़ लाज़मी आनी है, और ये चीज़ आपको कहाँ इंक्लूड करनी है, ये आपको अपने फाई टेबल के अंदर इंक्लूड करनी है। और मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि आगे जाके हम इसका यूज़ करेंगे। जो स्केलिंग होती है वो 0 से 5 के दरमियान में ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। या तो 0 से 4 तक होती है या 0 से 5 तक होती है। तो कैलकुलेशन में ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बाय फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपने जो एक ऊपर 5 कंपोनेंट के अंदर जितने भी डाटा की अमाउंट्स लिखी हैं, उस लिहाज से आपको जो है इसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पर कंप्लेक्सिटी ऑफ कंपोनेंट का टेबल आपको ड्रा करना है। टाइप ऑफ कंपोनेंट, जो मैंने ऊपर 5 कंपोनेंट बताए थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। फिर कंप्लेक्सिटी ऑफ कंपोनेंट्स की लिखेंगे। अब कंप्लेक्सिटी 3 तरह से आ सकती है। लो कंप्लेक्सिटी आ सकती है आपके प्रोजेक्ट में, एवरेज आ सकती है, हाई आ सकती है। फिर इन सब का टोटल करके आपको सम करना है। अब बताते हैं कि इनको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे एक्सटर्नल इनपुट्स देखते हैं, तो आपके पास 5 इनपुट्स थी फॉर एग्जांपल, ठीक है? अगर मैं ऊपर देखती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल एक्सटर्नल इनपुट्स 5 थी, आउटपुट भी 5 है, इंक्वायरीज आपके पास 4 है, फिर ये आपके पास लॉजिकल फाइल 4 हैं, और इंटरफेस फाइल्स आपके पास 2 हैं। इनको लेकर हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्सिटी वाले टेबल में, ठीक है? और आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो लो वाले होते हैं ना, उनमें ये होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कम्प्लेक्सिटी आ सकती है इनकी वजह से। अब वो जो ऊपर इम्पोर्टेंट जो एक्सटर्नल इनपुट्स थी, वो प्रोजेक्ट में हाई कम्प्लेक्सिटी की भी हो सकते हैं, आपके लो कम्प्लेक्सिटी के भी हो सकते हैं, एवरेज के भी हो सकते हैं। अब उसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी तो नहीं आ सकती है, लाइक आप उसमें वैलिडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें हाई वैलिडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके जो है वो आपकी इनपुट्स जो होती हैं, उनमें कोई ना कोई कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब एक और बात याद रखनी है कि आपने जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्सटर्नल फाइल्स की वैल्यूज़ होती हैं, उनको डिवाइड कर दें। लाइक यहाँ पर देखिए, मेरे पास 5 थी, तो मैं कहूँ कि वो एवरेज रेट की कम्प्लेक्सिटी उसमें आ सकती है। लाइक अगर आप साइन इन, साइन अप कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो उनमें आपको वैलिडेशन आ सकती है, तो आप उसको एवरेज में ले जाएँ। जबकि ना तो उसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ सकती है और ना ही लो आ सकती है। अब ये चीज़ें जो 5 है, 5, 3, 7, 5, ये कैसे आया है आपके प्रोग्राम, आपके ये पूरे टेबल के अंदर, इसको जान लेते हैं। कुछ होती है हमारे पास एस्टिमेशन वैल्यूज़, ठीक है? और ये एस्टिमेशन वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं। आप इनको
इनको मल्टीप्लाई कराएं और आप इन वैल्यूज को याद रखें। लाइक यहाँ पर जो लो में होते हैं, जो एस्टिमेशन वैल्यूज होती हैं 5 5 3 7 5, इसी सीक्वेंस के साथ आपने याद रखना है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप ये सीक्वेंस रखें कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी अमाउंट ले रहे हैं आप, उसको आपने इनके साथ ही मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 5 है लो के लिए, याद रखना है इसी के साथ, यानी एक्सटर्नल इनपुट के लिए भी 5, आउट के लिए भी, इंक्वायरीज के लिए भी, लॉजिकल फाइल्स के लिए भी, इंटरफेस फाइल के भी, ये इसी सीक्वेंस से 5 5 3 7 5। ठीक है, उसके बाद हम एवरेज पे चलते हैं। तो एवरेज में जो आपकी एस्टिमेशन वैल्यूज है, अगर आप सर्च करें तब भी आपको यही वैल्यूज ही मिलेंगी। कोई भी टेम्पलेट देख ले, आपको यही एस्टिमेशन वैल्यूज ही मिलेंगी। तो इसका सीक्वेंस क्या है, आपने ये वाला सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। 4 है, 5, फिर 4 है, फिर 10, फिर 7। ठीक है, ये एस्टिमेशन वैल्यूज है, ये कोई भी बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज नहीं, ये बिल्कुल एस्टिमेट की गई हैं। उसके बाद हम हाई पे चलते हैं। तो हाई का जो सीक्वेंस है कि जो भी अमाउंट लें आप, इनपुट्स की, आउटपुट की, इंक्वायरीज की, अपने इनको इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। इसका सीक्वेंस क्या है, 6 7 6 15 और 10। ठीक है, जबकि ये जो आपको इस साइड पे वैल्यूज नजर आ रही है, ये वो वैल्यूज है जो आपने ऊपर जो आपने जो आपके प्रोजेक्ट से ली है, एक्सटर्नल वैल्यूज, एक्सटर्नल आउटपुट्स ली हैं, वो सारी वैल्यूज आपने मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको वो सीक्वेंस बता दिया कि ये सीक्वेंस हर प्रोजेक्ट में यूज होना है। अब देखिए, एक्सटर्नल इनपुट्स में कोई भी ज्यादा कम जो है कम्प्लेक्सिटी तो नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब वो 0 है, तो आपने 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 0 आया। लेकिन एवरेज टाइम का उसमें जो है वो कम्प्लेक्सिटी हो सकती है। कैसे, वैलिडेशन लग सकती है, कोई कोई इंटरनेट प्रॉब्लम आ सकती है, तो अब उसको एवरेज में ले जाओ। ठीक है, जबकि उसकी हाई कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है उन कंपोनेंट्स की। उसके बाद अगर एक्सटर्नल आउटपुट्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल आउटपुट की भी कोई भी ना तो हाई कम्प्लेक्सिटी है और ना ही वो लो कम्प्लेक्सिटी का है, तो आप इसको सिंपली एवरेज के साथ ही मल्टीप्लाई करें, बाकी इसके 0 0 मल्टीप्लाई होकर भी 0 0 ही आएंगे। एक्सटर्नल इंक्वायरीज की बात कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल इंक्वायरीज में हमारे पास ये हो सकता है कि आपके पास हाई कम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है, एवरेज कम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है। तो आप क्या करें, एवरेज किस किस में आ सकती है, आप वो देखें कितने कंपोनेंट्स में एवरेज आ सकती है। 2 में समझे एवरेज आ सकती है और 3 कंपोनेंट्स में हाई आ सकती है। तो आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं और 3 को इसके साथ, यानी बहुत कम केस होता है कि लो कम्प्लेक्सिटी किसी की आए। ठीक है, किसी की भी लो कम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती है, तो आप सबको 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, यानी सारे नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें लो कम्प्लेक्सिटी आए, इस सीक्वेंस के साथ आपने सबको मल्टीप्लाई कराना है। इन केस अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई लो कम्प्लेक्सिटी आती है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एवरेज किस्म की कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं आई, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी। लेकिन इसमें 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनमें लो कम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो मैं सिंपल इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देती, सिंपल। ठीक है, लेकिन नहीं आई तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। उसके बाद आपके इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, तो इसमें जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादातर एवरेज या लो कम्प्लेक्सिटी नहीं आती, इसमें हाई कम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसके लिए आपने सारे जो आपके नंबर ऑफ एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स थी, उनको आपने इस 15 के साथ मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि 15 जो है बाय डिफॉल्ट एस्टिमेशन वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आप लिखे एक्सटर्नल इंटरनल फाइल। ठीक है, तो इनमें भी जो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होती हैं, इनमें भी ज्यादातर हाई कम्प्लेक्सिटी ही आती है। तो आपने क्या करना है, इस 2 को क्योंकि ये 2 नंबर ऑफ एक्सटर्नल फाइल्स इंटरफेस फाइल थी, तो इस 2 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, और फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो आपको मैंने बताया 5 5 3 7 5, ये आपने हर प्रोजेक्ट, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने यूज करना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एस्टिमेशन वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। उसके अलावा अगर एवरेज देखते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या था, 4 5 4 10 7। ठीक है, इस तरह हाई की बात करते हैं 6 7 6 15, ये आपकी वैसी रहती है, लेकिन जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो आपकी कंपोनेंट्स, जो
आपके ऊपर आपने 5 एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लिए थे, ये उनसे वैल्यूज ली हैं। आप उनको देखें कि ये वाले कितने कंपोनेंट्स जो है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके एवरेज कम्प्लेक्सिटी के हैं, कितने हाई के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनको मल्टीप्लाई कराएं। देन यहाँ पर आपने सबका सम ले लेना है। जैसे अगर इसका सम लेते हैं तो 20 है, तो आप यहाँ 20 लिख ले। इनका सम लेते हैं तो 25 है, 25 लिख दें। अगर इनका सम लेते हैं तो 18 + 8 करेंगे 26 आएगा। फिर इनका सम लेते हैं तो 16 आएगा। फिर आपने इस सब का सम लेना है तो 20 आएगा। ठीक है, कैसे जैसे अब 2 10 20 होता है, तो आपने यहाँ पे 20 लिख देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इन सब का आपने सम लेना है। टोटल सम आपके पास जो आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। आगे जाके कैलकुलेशन में ये यूज होना है। ठीक है, आपको सिर्फ इस टेबल को समझने की जरूरत थी। तो यहाँ पर आपके अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट यानी यूएफपी जो है वो आपका ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ फाई। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपके पास तकरीबन 14 to 15 या आप कह सकते हैं 12 तक जो है वो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, डज द सिस्टम रिक्वायर हैवी कॉन्फ़िगरेशन, क्या सिस्टम हैवी कॉन्फ़िगरेशन को रिक्वायर्ड करता है। आप ये क्वेश्चन जो है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपने जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, आपने कहना मुझे 5 कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए मुझे 14 से 15 मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दो, तो आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल जो है, मैंने आपको ऊपर स्केल में बताया कि 0 से 5 तक या 0 से 4 तक स्केलिंग होती है। 0 का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके प्रोजेक्ट में। 1 का मतलब होता है वो इंसिडेंटली आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई थोड़ी बहुत अहमियत रखता है। फिर उसके बाद मॉडरेट आता है, फिर एवरेज आता है, फिर आपका सिग्निफिकेंट आता है, और फिर आपका जो है वो एसेंशियल आ जाता है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 पॉइंट पे मतलब थोड़ी बहुत इन जो है वो इसके चांसेस हैं कि वो हैवी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, तो कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होती है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे कि ये एसेंशियल है। उसके बाद आर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस फंक्शन, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शन है तो नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता, 0। ठीक है, इस तरह करके आपने अपनी क्वेश्चंस है वो जीपीटी से लिखवा ले, और साथ में उसकी स्केलिंग अपने अकॉर्डिंग दे लेंगे आपके प्रोजेक्ट में ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी स्केलिंग रखता है। फिर जितने भी आपने ओवरऑल टोटल वैसे 14 क्वेश्चन ही होते हैं, 12 to 14, उन सब क्वेश्चन को आपने जितनी भी उसकी स्केलिंग की या करवाई जीपीटी से, आपने उन सब का सम ले लेना है। तो जब आपने सम लिया तो ये आपकी वैल्यू एडजस्टेड फैक्टर एफ5 का आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आते हैं मेन कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, आपको अनएडजस्टेड यानी यूएफ से भी मिल गया और आपको 5 भी मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शनल पॉइंट। ठीक है, एफपी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको काउंट टोटल जो कि आपने ऊपर अनएडजस्टेड जो आपने निकाला था वो, फिर एक और बात याद रखनी है 0.65 + 0.01, ये आपका पूरे का पूरा एक फार्मूला है। ये फार्मूला भी हर प्रोजेक्ट में सेम यूज होगा। आपने अंदर वैल्यूज पुट करनी है। काउंट टोटल जो है ऊपर जो आपने जब हमने टेबल कम्प्लेक्सिटी वाला कैलकुलेट किया, उन सबका सम निकालकर जो वैल्यू आई थी वो है। इनको वैल्यूज को पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास जो है 151 जो है आपका आंसर आए। उसके बाद फाइनल फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपने फाइनल एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला जो है VAF जो है वो आपका ये वाला है, और जो UFC था वो एडजस्टेड फंक्शन कैलकुलेट था, वो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आया है फाइनल एडजस्टेड FPG। ठीक है, उसके बाद आपने कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। इसमें आप लेते हैं लेबर रेट। अब लेबर रेट क्या होता है, जैसे आप समझे कि आपके आने जाने का मतलब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लगा है। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, तो उसमें आपका कितना पैसा लगे। जाहिर बात है आप डॉक्यूमेंटेशन किसी से नहीं बनवाते, आप डॉक्यूमेंटेशन खुद बनवाते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट आप किसी से बनवा सकते हैं, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी, या आपने अपने प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपको कितने अगले को पैसे देने पड़े, या कोर्स सीखते हुए आपको कितने पैसे लगे, वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन याद रखनी है कि लेबर रेट आपने 14 या 42 45 तक रखना है। ठीक है, के तक, इससे ज्यादा या इससे कम आपने नहीं रखना। उसके बाद कॉस्ट पर एफपी जो होती है यानी फंक्शनल पॉइंट की देखते हैं, तो इसमें आपने लेबर रेट को डिवाइड कर देना है प्रोडक्टिविटी पैरामीटर के साथ। प्रोडक्टिविटी पैरामीटर क्या होता है, इसकी वैल्यू आपने मोस्टली 8 to 10 के दरमियान में रखनी होती है। ठीक है, 8 9 10 ये
3 वैल्यू जो है वो आपने रखनी होती है, ना इससे कम रखनी है, ना अपने 10 से ज़्यादा रखनी है, ना 8 से कम रखनी है। तो प्रोडक्टिव पैरामीटर ये होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके आने-जाने का खर्चा, आपके इंटरनेट का खर्चा, आपका ये एकेडमिक जर्नी में जो खर्चा है वो सारा होता है। तो इसमें जितने पैरामीटर्स होते हैं वो आपके टोटल 10 होते हैं। तो जो लेबर रेट है आपने उसको 10 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट होगी, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको अपने प्रोजेक्ट की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो आपने ऊपर कम्प्लेक्सिटी टेबल से निकाली थी वो, या आपने ये जो अभी अभी निकाली है वैल्यू आपकी दिस वन, जो फंक्शनल पॉइंट आपने निकाला था एस्टिमेटेड वैल्यू का वो, ठीक है। आपने इस वैल्यू को लेना है और कॉस्ट पर जो आपने एफपी निकाला है विच इज दिस वन, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद फॉर्मूला आपके सामने है, आपने इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोजेक्ट में चैप्टर नंबर 3 को लिखना है, ठीक है। हर चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया, आपके पास ये वाली वैल्यू आई। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल एस्टिमेटेड एफर्ट कितनी लगी है, आपने ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है, ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग वाले कैलकुलेशन में थी उसको आपने प्रोडक्टिविटी पैरामीटर के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पॉइंट में या कुछ भी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट निकालने की, आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैसे निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एफर्ट मंथ जितने आपको लगे उसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ जितने आपके मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ। जैसे कि आपकी जो एफर्ट मंथ है, अब यहाँ से ये वाली आपने एफर्ट मंथ निकाली 15.1 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ पर्सन जो आपके टीम में है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मेंबर्स हो एक प्रोजेक्ट के लिए तो आप 3 पे डिवाइड कर देंगे, अगर आप 2 हैं तो आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो है वो बता देगा कि ओवरऑल आपके 5 महीनों के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये सारी कैलकुलेशन थी, मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, फार्मूलाज बताए हैं और आपको पूरा पैटर्न दिखाया है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना जो है वो प्रोजेक्ट का चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का आपने लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली चीजें जो है ये आपकी बाय डिफॉल्ट एस्टिमेशन वैल्यू, जो कि पास्ट से जितने भी सीनियर्स के प्रोजेक्ट हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये आप हर बार यही यूज करते हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस के साथ आपने यूज करना है, ये नहीं कि 5 नीचे ले जाए 3 ऊपर ले जाए, नो, आपको इसी सीक्वेंस के साथ अपने नंबर ऑफ जो आपके कंपोनेंट्स से एफपी के आपने उनके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करा देना है। देन आपने सबका सम लेना है और फिर ओवरऑल सम लेकर आपके पास ये एन एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फिर इसी तरह से आपने स्केलिंग के लिए जो आपने फाई कैलकुलेट करना है उसके लिए भी आपको 14 क्वेश्चन लेने हैं, हर एक के आगे आपने स्केलिंग कर देनी है। तो प्रोजेक्ट के लिहाज से आपने क्वेश्चंस जो है वो जीपीटी से लिखवा लेने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अगले चैप्टर के लिए आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा वेट। थैंक यू।